नहीं, अभी तो फिलहाल ये है कि लॉकडाउन न लगे, इसके लिए टीमें काम कर रही हैं। 7 इम्पोर्ट ग्रुप बनाए गए हैं, तो इसमें हमारे पास 53 मीट्रिक टन रिजर्व है। जो भारतीय विदेश मंत्रालय है और खुद प्रधानमंत्री हैं, वो कूटनीतिक लेवल पे भी ईरान से बातचीत कर रहे हैं। हाँ। अब मान लीजिए अगर एक ही आदमी 20 सिलेंडर जमा कर लिया, हाँ। तो जाहिर सी बात है बाकी लोगों को किल्लत होगी। भारत का 50% से ज्यादा गैस अगर हॉर्मूज की खाड़ी से आती है, जी। अगर तेल का भारत का 25 से 30% हॉर्मूज की खाड़ी से होते हुए खाड़ी देशों की तरफ से आता है, तो हम अपने बाकी विकल्पों को भी तलाशें। क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस भीषण जंग ने पूरी दुनिया की तेल, गैस और तमाम मिडिल ईस्ट से आने वाले जरूरी सामानों की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है कि क्या भारत में फिर से कोरोना काल जैसा लॉकडाउन लगने वाला है। कब लगेगा यह लॉकडाउन? दरअसल नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मूज की खाड़ी यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल की सप्लाई रुकने के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सरकार की तरफ से 7 एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए गए हैं, 7 ग्रुप बनाए गए हैं। और वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश इस तेल संकट से इमरजेंसी मोड में चले गए। वहीं भारत ने अपनी 7 धुरंधर टीमें मैदान में उतार दी हैं। हमारे पड़ोसी देशों की हालत पतली है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईंधन की भारी किल्लत के चलते बिजली कटौती और रैशनिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारे देश में ऐसी किसी तरह की कोई किल्लत समस्या ना आए, इसका पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। सरकार बार बार कह भी रही है कि किसी तरह के तेल गैस की दिक्कत नहीं है, सरकार कह रही है। वहीं पीएम मोदी ने लोकसभा में देशवासियों से कोरोना काल जैसी तैयारी करने को, तैयार रहने को भी कहा है। इसके बाद से यह आशंका जताई जाने लगी कि अगर युद्ध जल्दी नहीं थमा तो क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगेगा। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण। दरअसल भारत ने समय रहते अपने धुरंधरों को जिम्मेदारी सौंप दी है ताकि आम आदमी पर युद्ध का सीधा असर ना पड़े। ये धुरंधर टीमें जो 7 ग्रुप बनाए गए, करेंगे क्या? ये इनका मुख्य काम क्या होगा? कुल मिलाकर भारत तैयारी क्या कर रहा है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति ना आने पाए, इसको समझने की कोशिश करेंगे। नवभारत टाइम्स की जिस रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया है, उस रिपोर्ट को तैयार किया है नवभारत टाइम्स डिजिटल से हमारे साथी सहयोगी दिनेश मिश्र जी ने। मैं उनके साथ उनको आमंत्रित करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि ये 7 टीम गठित की गई हैं, इनका क्या रोल है, क्या टास्क है, इनका काम लॉकडाउन ना लगे वो तैयारी करना है, या लॉकडाउन की अगर नौबत आती है तो फिर क्या करना है, वो काम है। नहीं, अभी तो फिलहाल ये है कि लॉकडाउन न लगे, इसके लिए टीमें काम कर रही हैं। 7 इम्पोर्ट ग्रुप बनाए गए हैं, तो इसमें ये जो ग्रुप है, पहली बात तो ये इसमें सीनियर ऑफिस अधिकारी हैं और इसमें अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। वो ये इन हर चीज़ के बारे में, चाहे वो तेल की किल्लत के बारे में हो, चाहे तेल की कालाबाजारी हो, गैस की कालाबाजारी हो, मतलब एक तो सबसे पहली जो चीज़ है इनका ये काम है कि जो सप्लाई चेन जो है उसको सुरक्षित बनाए रखना, बरकरार रखना, उसमें कहीं कोई पैनिक क्रिएट ना हो, ये सबसे बड़ी चीज है। पेट्रोल और एलपीजी की सप्लाई चेन को पूरी तरह से दुरुस्त करके रखना कि भाई ऑयल डिपो से या फिर जो सिलेंडर जहां पीछे बॉटलिंग प्लांट से फिल होकर आते हैं एजेंसी में, वहां पूरी सप्लाई चेन मेंटेन रहे। और सबसे बड़ी बात कि भाई जहां से हमारा कच्चा तेल आता है वो भी सुनिश्चित किया जा सके। और पहले ही सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास प्रॉपर रिजर्व है, हमने पहले से ही रिजर्व मेंटेन करके चला हुआ है 2 महीने से ज्यादा, 75 दिनों के आसपास का। तो मतलब ये ये कोशिश नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में ये जानकारी दी थी कि हमारे पास 53 मीट्रिक टन रिजर्व है। पेट्रोल का या गैस का? नहीं, इसका पेट्रोल का, ठीक है, ओके। ठीक है। और हर चीज इसको 65 तक ले जाना है, इसका टारगेट है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे एक दूसरा पहलू ये है कि जो भारतीय विदेश मंत्रालय है और खुद प्रधानमंत्री हैं, वो कूटनीतिक लेवल पे भी ईरान से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने भी आश्वस्त किया कि भारत, चीन और जैसे जितने मित्र देश हैं उन सभी को हम सुरक्षित पैसेज दें। 5 देशों का भी आ रहा है कि भारत को, चीन को, रूस को, आपका इराक को और एक पाकिस्तान को भी, कि भाई तो आप हॉर्मुज से अपने जहाज ले आ सकते हैं। उनको पैसेज दे रहे हैं, सुरक्षित पैसेज दे रहे हैं। तो एक वो सिस्टम बन रहा है। दूसरा ये कि जो घरेलू सबसे बड़ी चीज है कि अफवाहें, सरकार बार बार इस चीज को साफ कर रही है और बता भी रही है कि ऐसी कोई दिक्कत है नहीं अभी फिलहाल। अभी जैसे हमने
एक इकोनॉमिस्ट हैं मीरा नैयर, उनसे उनका एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने खुद कहा कि ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, ये सतर्कता की बात है। मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता की बात है। हाँ सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे टाइम पे क्या होती है, अफवाह फैलती है तो सबसे पहले जमाखोरी या कालाबाजारी शुरू हो जाती है। हाँ अब मान लीजिए अगर एक ही आदमी 20 सिलेंडर जमा कर लिया, हाँ तो जाहिर सी बात है बाकी लोगों को किल्लत होगी। हाँ ऐसे हर कोई करने लगे। कोरोना में आपने देखा कि जैसे नमक की अफवाह फैली तो नहीं, लोग, नमक हाँ, के तो खैर बाद में, हाँ, कोरोना के बाद फैली थी। हाँ, तो जी। वही कोरोना के बाद की, हाँ तो फैली तो लोग जमा करने लगे। तो हाँ ये अफवाहों पे कंट्रोल रखना और पैनिक सिचुएशन को संभालना, हाँ और इसके अलावा जो वैकल्पिक एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके रास्ते तलाशने का काम ये जो ये बहुत पावर इंपॉर्टेंट ग्रुप आपने बात कही जी। कि भाई अगर भारत का 50% से ज्यादा गैस अगर हॉर्मूज की खाड़ी से आती है, जी अगर तेल का भारत का 25 से 30% हॉर्मूज की खाड़ी से होते हुए खाड़ी देशों की तरफ से आता है, तो हम अपने बाकी विकल्पों को भी तलाशें, क्योंकि ये तुरंत होने वाला काम नहीं है। तो कहाँ जी कहाँ बिल्कुल। विकल्प है भाई? अफ्रीका में हाँ से लेकर बिल्कुल, आएंगे, जैसे अमेरिका अभी से लाएंगे, पीएम मोदी ने ये वेनेजुएला से बोला कि लाएंगे। पहले जी। 27 देशों से तेल गैस मंगाते थे, अब 41 देश हो गए हैं उसमें। इस कड़ी में उनको जानकारी दी, तो उसमें जैसे रूस है और अफ्रीका है, नाइजीरिया, अंगोला जैसे देश हैं जो और बाकी कनाडा है, वेनेजुएला है, खुद अमेरिका है, अमेरिका से तेल आ रहा है। तो इन सब जगहों से हम अपना ऑयल डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दूसरी बात कि अभी हमें एक सबसे बड़ी चीज़, अच्छी बात ये मिली हुई है कि रसिया से हम तेल और गैस लेने की हमें छूट मिली है, और ये छूट आने वाले समय में और बढ़नी ही है, क्योंकि ये संकट अभी टलेगा नहीं। तो जाहिर सी और बात, रूस से रूट भी दूसरा होता है। हाँ, रूस से रूट भी दूसरा होता है। हाँ थोड़ा ये है कि अभी महंगा पड़ेगा इससे, हाँ, भारत को महंगा पड़ रहा है हाँ खरीदना। महंगा पड़ेगा, जी। लेकिन ये है कि किल्लत नहीं होगी। लेकिन सरकार ने भी कह दिया, अभी कल का ही हाँ बयान है बिल्कुल, कि भाई तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे और तेल का हाँ भंडारण बिल्कुल, पूरी तरह से है, पैनिक होने की जरूरत क्योंकि नहीं है, पैनिक हाँ बाइंग ना करें। अभी तक ये कहा गया है कि तेल और गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, सरकार का ये काम ही है। सरकार अभी जैसे आपने देखा होगा कि फिलीपींस में, बांग्लादेश में, वहाँ जो इमरजेंसी लगी तो वहाँ क्या हो रहा है कि तेल और गैस को लेकर के सब्सिडी भी दी जा रही है। तो सब्सिडी इमरजेंसी सिचुएशन के संभालने के लिए, क्योंकि अगर अचानक से तेल गैस के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो फिर मतलब एक पैनिक सिचुएशन होगी, अफरा तफरी का माहौल बनेगा। तो इस चीज़ को समझते हुए सरकार भी इस चीज़ को समझ रही है, और उसको सिचुएशन को पैनिक न बनाने के लिए इन टीमों को उतारा गया है, 7 एम्पावर्ड ग्रुप्स। और वैकल्पिक एनर्जी रिसोर्सेज के अलावा ये टीमें ये भी देखेंगी कि कहाँ पर शॉर्टेज हो रही है, कहाँ पे सप्लाई चेन में बाधा आ रही है, और इसके अलावा कैसे इसके और कौन कौन से तरीके तलाशे जाएं, कालाबाजारी ना हो, अफवाहें ना कालाबाजारी, फैल। हाँ जमाखोरी, हाँ हाँ। और सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैल ओके। रही हैं, बार बार ऐसे चीजें पब्लिश करके सरकार खुद पब्लिश कर अच्छा हाँ दिनेश जी, आज एक हाँ, चीज और भी आई है बड़ी, ये हालांकि अभी इसको पुष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन खबर आई है कि जिस तरह से केवाईसी हमारे बैंक में, बैंक अकाउंट में होती है, सिलेंडर अगर हम लेते हैं, एलपीजी लेते हैं, केवाईसी कई जगहों पर होती है, जी जी उसी तरह से जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, मतलब अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, आप फेसबुक पर हैं, आप यूट्यूब पर हैं, आप एक्स जो पहले ट्विटर था उस पर हाँ हैं, बिल्कुल, तो आपको केवाईसी जनरेट करनी पड़ेगी। ये एक अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए अगर ऐसा होता है तो बढ़िया है कि भाई उसकी केवाईसी होगी, यानी उसकी पहचान होगी, कोई वो छद्म तरीके से कोई पीठ पीछे नहीं करेगा, यानी कि वो कोई अफवाह ना फैलाने पाए। तो अगर ऐसा होता है केवाईसी, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए अपनी केवाईसी कराते हैं, तो आप ट्रैक हो जाएंगे, आप पहचान आपकी हो जाएगी, आप छुपकर हाँ कोई गलत चीज नहीं कर सकते। छुप मेरे को कर, ये जानकारी भी साथ साथ देनी जी थी। बिल्कुल, ये अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि इस तरह की जो एक छद्म युद्ध चलता है साथ में, ऐसी सिचुएशन का बहुत सारे लोग, विरोधी लोग फायदा उठाते हैं और इस तरह के सिचुएशन में पैनिक क्रिएट करते हैं, और सरकार पे दबाव बनता है और जनता के बीच एक अविश्वास फैलता है, और अफरा तफरी का माहौल। अभी जैसे कई सारे आपने देखे होंगे सोशल मीडिया वीडियो आ रहे हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं, बुक किए जा रहे हैं, और जबकि 12 सिलेंडर का वो है
मतलब एक तरह से कोटा होता है। कोटा है, लेकिन इसके बावजूद वो महंगे दामों पे खरीदने को तैयार है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे देख रहा था आपके आर्टिकल में कि युद्ध के संकट में क्या क्या हो सकता है। अभी तो हमने कुछ चीजें देखी जो आज की तारीख में 27 दिन का युद्ध हो चुका है। यहाँ बिजनेस व्यू पॉइंट में एक रिपोर्ट छपी है, थोड़ा हाँ, व्यूअर्स को उसमें बताइए जैसे कि युद्ध के समय में अब आगे और अगर लंबा खिंचता है ये युद्ध जी तो और क्या हो सकता है और लोगों को क्या देखिए, करना चाहिए। हर काम तो सबसे सरकार के हवाले नहीं छोड़ सकते हम। नहीं नहीं, अब जी। जैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि तेल गैस की कीमतें सबसे पहले बढ़ती हैं। तेल गैस की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है माल ढुलाई बढ़ेगी, और चाहे सब्जी हो, खान पान हो, कोई सब भी पर चीज़, इम्पैक्ट आएगा उसका। चावल, दाल, गेहूँ जो भी है आ रहा है हमारा, कहीं से भी आ रहा हो तो उस पर असर पड़ेगा, उसकी लागत बढ़ेगी, और जाहिर सी बात है उसका उसको भरना किसके, ग्राहकों, कंज्यूमर को ही, कंज्यूमर की जेब पर ही उसका असर जाता है। तो ये एक तो ये पोजीशन है। दूसरी ये है कि इससे इकोनॉमिक जो अभी स्थिरता है भारत की, उस पर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा अगर ये लॉन्ग टर्म में खींचा तो। शॉर्ट टर्म में तो ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, जैसे एक एनर्जी एनालिस्ट है RK शर्मा, उन्होंने बोला कि यह एक व्यापक आर्थिक चुनौती है, केवल महंगाई का मुद्दा नहीं है। अगर सप्लाई लगातार बाधित रही, डिसकंटिन्यू रही, तो हर क्षेत्र में महंगाई का दबाव बढ़ेगा, ओके मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ओके। अच्छा, लेकिन एक बड़ी चीज इसमें साफ करने की जरूरत ये है हाँ। कि जो लॉकडाउन वाली बात है, ये लॉकडाउन हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। कोरोना जैसी हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। PM मोदी ने एक बात जो कही, कोरोना की तरह तैयार रहने को, कोरोना जैसी चुनौती के लिए तैयार रहने को। हाँ तो उसका मतलब ये है कि हमारी अपनी तैयारियां क्या है। हाँ हमारी अपनी तैयारियां कि जैसे हम एनर्जी सेविंग काम करें, हाँ। कम से कम एनर्जी वेस्ट करें, पैनिक बाइंग ना करें। जैसे इंडक्शन, सोलर पैनल, और क्या कहते हैं PNG पाइपलाइन का खुद सरकार प्रमोट कर रही है। वेस्टेज ना करें जी, हम। वेस्टेज न करें और उसका इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिक जो वाहन हैं उनसे सफ़र करें, ना कि पर्सनल वो गाड़ियाँ। अब एक एक आदमी, हाँ, या कारपूल कर लें। हाँ, एक एक कार लेके जा रहा है, सब लोग उतर जा रहे हैं, जबकि वो रास्ते में सिंपल से सब्जी भी लेने जाने हैं। तो आज सिचुएशन ये हो गई कि लोग बाइक से निकल जाते हैं। हाँ, मतलब अगर अभी संकट है, अगर हाँ, अभी संकट 500 की घड़ी है तो हाँ, थोड़ा अब ये चीजें थोड़ा एहतियात थोड़ा बरतनी करके चाहिए। अगर आप वैसे तो बचाते हमेशा ऐसा करना जी, चाहिए, बिल्कुल। वैसे तो हमेशा ऐसा करना चाहिए। अब जैसे अभी मैं जैसे लॉन्ग टर्म में अगर ये चीजें हो गई, सस्टेन करती, तो क्या होगा, क्या सरकार कदम उठा सकती है। तो वो एनर्जी लॉकडाउन जैसे लोग चर्चा में चल रहा है, तो उस तरह की चीज़ है कि उसमें एनर्जी सेविंग चीज़ें अपनाई जा सकती हैं। जैसे अच्छा। जैसे वर्क फ्रॉम होम सरकारी दफ्तरों में, जैसे पाकिस्तान में किया गया, काम के घंटे सीमित किए गए, 4 से 5 घंटे बांग्लादेश में कर दिया गया है। छुट्टियां अनिवार्य कर दी गई कि अपनी छुट्टी ले ही लें, जो भी हॉलीडेज पड़ रहे हैं। इसके अलावा वो फिलीपींस वगैरह में भी वर्क फ्रॉम होम फुल्ली कर दिया गया। अच्छा। हाँ, तो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। हाँ। दूसरा ये कि जैसे रिक्शा हो गए या जो इलेक्ट्रिक वाहन है, उनकी वो बढ़ाई जाए। इसके अलावा जो है, जैसे और भी आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी सेविंग चीज़ें हैं, मतलब उसको वो आप इस्तेमाल करिए। तो इस इन सब चीज़ों पे फोकस करिए, यही एनर्जी लॉकडाउन है एक तरह का। तो वर्क फ्रॉम, हाँ, मतलब एनर्जी लॉकडाउन लगाया हो सकता है। क्लासेस हो सकती हैं, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की, जैसे वहाँ फिलीपींस में लगाया गया है कि अच्छा। बांग्लादेश ने भी कर दिया है ओके। कि पढ़ाई सारी ऑनलाइन होगी। तो अब एक बड़ा तबका बच्चों का और बड़ों का कोई नौकरियों में जाता है काम करने, तो जहाँ तक संभव हो सके। लेकिन ये बार बार इस बात को समझना होगा कि ये कोरोना जैसा लॉकडाउन नहीं है, ये एनर्जी सेविंग लॉकडाउन। हाँ, सही बात है ना कि अगर भाई ऑफिस में जैसे अगर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, पूरा स्टाफ यहाँ पर, पूरे सब न्यूज रूम में सभी लोग हैं, तो अपनी अपने वाहन से आए हैं, उसमें पेट्रोल लगा होगा, वो पेट्रोल एक तरह से बचेगा अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर AC पूरा सेंट्रलाइज तरीके से चल रहा है, लाइट पूरी तरह से लगी हुई है। अगर आप अपने घर पे काम करेंगे तो आप एक, या तो घर का पर्दा, अगर रोशनी आती है तो घर का पर्दा खोलकर आप तब भी काम कर लेंगे। हाँ, लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप जो काम कर रहे हैं उसका तो बिजली का खपत होगी। तो यानी कि ये बचत की बात आ गई। पे ही कोई चल रहा था, ये फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है। स्टोरी नहीं, एक स्टोरी, अच्छा। पॉजिटिव स्टोरी ये चल रही थी कि जैसे कोई CEO था, तो वो काम कर रहा था, तो उसने अपनी जैकेट उतार के रख दी,
ये घर पर थे, ऑफिस में थे? ऑफिस अच्छा, मतलब ठीक है। कि ताकि हाँ। जो है हमें कम से कम गर्मी लगे, तो गर्मी लगेगी तो जाहिर सी बात फिर हमें एसी चलानी पड़ेगी। हाँ। तो इसलिए मतलब एक उपाय के तौर पे, मतलब एक सामान्य सी बात है कि आप जैसे ज़्यादा पहन करके फिर एसी चला, यानी कि अगर एसी बंद कर देंगे तो दिनेश जी अपनी ये जैकेट उतार कर एक संकेत दे देंगे कि बिल्कुल। ठीक है, कोई बात नहीं हाँ, भाई, मैं कोई अपने बात नहीं। कपड़े बिल्कुल। कम कर देता हूँ, अगर एसी का है तो लेवल कम कर दीजिए, उसकी ठंडक कम कर दीजिए। हाँ, सही बात है, जैसे मैंने पहले भी खिड़की कहा दरवाजे हैं खोल के रखिए थोड़ा, कि सब एसी कुछ कम चलाइए। सरकार के भरोसे नहीं नहीं, रखना नहीं, चाहिए, सरकार खुद पर नहीं खुद छोड़ना को चाहिए, भी एक सचेत जिम्मेदार होना नागरिक पड़ेगा। होने के नाते। बिल्कुल। ज्यादा और ज्ञान तो नहीं दे दिया? नहीं, और जैसे फिलीपींस वगैरह में है कि बिजली की कटौती भी हो रही है निश्चित टाइम पे। तो जैसे अगर कल की स्थिति में अगर अभी जैसे खबर आ रही कि पीएम ने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिडिल ईस्ट को लेकर के चर्चा बात की। योगी आदित्यनाथ ने भी अभी आज बोला है कि मिडिल ईस्ट संकट बहुत बड़ा संकट है। तो मतलब सब जगह एक सिचुएशन बन रही है, लेकिन उसके लिए ये बात हो रही है कि भाई क्या क्या किया जा सकता, पैनिक न फैले। इसलिए हर राज्य को अपने लेवल पे एक सतर्क और सचेत तैयारी रखनी होगी। साथ ही हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये तैयारी खुद को भी समझनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये हमारी वीडियो काम की लग रही है तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि इसको आगे आप ज़्यादातर लोगों को पहुंचाइएगा। हम किसी तरह की अफवाह नहीं फैला रहे, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं आने वाली है। एनर्जी लॉकडाउन जैसी स्थिति कब आ सकती है ये समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और वो एनर्जी लॉकडाउन का मतलब क्या होगा ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते क्या अपना सहयोग करेंगे, कमेंट करके प्लीज बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, इस जरूरी और जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं जी, जी। उन भ्रांतियों को तोड़ने के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को समझाने और जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।